थोड़ा रह गया था, सॉरी, कुछ कॉल आ गया था, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है हॉस्पिटल से, तो मतलब मुझे देखना पड़ा। मतलब मेरा हॉस्पिटल नहीं, किसी को मेरा रिलेटिव था कोई हॉस्पिटल में थे, तो इसलिए। तो वे हेड बोल दो, हम वे फॉरवर्ड कंप्लीट कर रहे थे, तो ये बोला कि जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया है उनका रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। इसका मतलब क्या है कि कुछ तुम पीछे हटोगे, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ आप आगे बढ़ना, कुछ हम पीछे हटेंगे। तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बना के दोनों को साथ खड़ा होना चाहिए। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मतलब एक तरह से प्रेफरेंस नहीं देता, कहीं पे देता है, तो ये सब दोनों कंट्री को एक साथ सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सिर्फ लेना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा रिलेशन करने के लिए। 2014 से जो गैप आया है आफ्टर, मतलब 2014 आफ्टर द गैप ऑफ 28 ईयर शुड बी कंटिन्यू। मतलब एक तरह से 2014 में हमने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया, इतना बड़ा गैप था, 28 साल से कोई बात नहीं हुई थी इन सब चीज़ों पे, तो वो हमने करना पड़ेगा। जो चैलेंजेस हैं, जो कॉमन चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटी हैं स्ट्रेंथ करने के लिए इंडियन ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाउएवर 3 पिलर शुड बी स्ट्रेंथिंग द, हम जो 3 सोच हैं जो आगे ले जा सकती हैं, 3 पिलर हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं इस रिलेशनशिप को। एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप अच्छी होगी, एक जियो स्ट्रेटेजिक आपको कंसल्टेंसी करनी होगी, और पीपल टू पीपल टाई करना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं, आपके रिलेशनशिप को आगे ले जा सकती हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ई-रुपए। ये ई-रुपए है क्या? ये मोदी जी ने ई-रुपए बनाया, कैसे डेवलप होगा ई-रुपए, कैसे इसका उपयोग होगा ई-रुपए का, कैसे हम इसे करेंगे। आज तो हम इसकी पूरी चीज़ चेक करेंगे, ई-रुपए है क्या। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा भी ई-रुपए के अंदर है क्या। इंडिया गवर्नर ने एक लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बाउचर। तो बाउचर याद रखो पहले, इसको नाम दिया गया है ई-रुपए, नाम दिया गया है, और ये डिजिटल बाउचर होगा, ये भी याद रखो। तो बाउचर कैसे होते हैं, ठीक है, आपको आगे बताऊंगा। और इंडिया कोई पहली कंट्री नहीं है, ऐसे बाउचर और भी कंट्री में, यूएस में, कोलंबिया में, चीन में, आपका स्वीडन में और हांगकांग में एक्सेट्रा है। तो बहुत कंट्री में ऑलरेडी ऐसे बाउचर चलते हैं। ई-रुपए होता क्या है? एक तरीके से कैशलेस कॉन्टैक्टलेस मेथड है डिजिटल पेमेंट का, क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई बाउचर हु डिलीवर द मोबाइल ऑन द यूज़र। अब आपको मैं समझाता हूँ है क्या। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक यूएस है, देश है, हमारे यहाँ पे पीडीएस अनाज दिया जाता है, वहाँ पे अनाज नहीं दिया जाता, वहाँ पे मिलते हैं आपको फूड कूपन बोल दो, या फिर बोल दो फूड कूपन हो गए, या फिर बोल दो आप उन्हें मतलब बाउचर बोल दो। ये सब दिए जाते हैं। उस बाउचर का उपयोग वो फूड खरीदने के लिए कर सकते हैं, कहीं से भी, जहाँ से मर्जी हो, जहाँ से उन्हें खरीदना है फूड। मैकडी का बर्गर खाना है, मैकडी का खा लो उस फूड कूपन दे के। उन्हें बस फूड ही खरीद सकते हैं और कोई चीज़ वो नहीं खरीद सकते उस कूपन से। वो गरीब लोगों को दिया जाता है, जैसे हमारे पीडीएस दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में फूड दिया जाता है, वो गेहूँ वेहूँ दिए जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ दी जाती है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट फूड कूपन देगी कि जो गरीब लोग हैं वो कहीं से भी खाना खरीद सकते हैं। तो उनसे क्या, उनकी राइट टू चॉइस बढ़ती है, जो मर्जी होगी वो खाना होगा, तो राइट टू चॉइस उनकी बढ़ती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी, मतलब जो मन कर रहा है वो खाएंगे। उसके बाद हेल्दी खाना होगा, हेल्दी खाएंगे, ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि अनाज ही मिलेगा, रोटी ही बनेगी बस, तो जो भी मन करेगा वो चीज़ है। तो राइट टू चॉइस उनकी बढ़ती है। और करप्शन नहीं होता। करप्शन क्यों होता है? बाउचर है, बाउचर तो मेरे हाथ में है, कोई मुझे ऐसी चीज़ थोड़ी दी गया, और मेरे नाम का वाउचर है, मुझे ही मिलेगा। अब यहाँ तो पीडीएस स्कीम में जो पीडीएस दुकानदार होता है, फेयर शॉप प्राइस वाला, कि सस्ता गल्ले की दुकान वाला, वो ऊपर नीचे कर देता है, गलत दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे टाइप के बाउचर होते हैं जो पर्टिकुलर सर्विस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिस सर्विस के लिए वो बाउचर आपको मिला। अब जो ई-रुपी है, एक तरह से ई-रुपी मिलेगा, एक तरह से बाउचर है ये। गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को आपको कोई, आप कंपनी का कोई मालिक है, एम्प्लॉय है, ठीक है ना, वो उसे अपनी एम्प्लॉय हैं, उसके एम्प्लॉय जो काम करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड करवानी है, उनको कोई हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करानी है, ठीक है ना। वो उनको पैसे देगा, या तो वो बोलेगा कि आपको ठीक है ये पल्स पोलियो अभियान के टीके लग रहे हैं, या फिर आप बोल दो कि कोरोना का टीका लग रहा है, कोरोना का टीका लग रहा है, कोरोना के इंजेक्शन लग रहा है, और 100 रुपीज़ में इंजेक्शन लग रहे हैं, तो या तो कैश देगा। अब वो ज़रूरी थोड़ी है वो सब लोग को कैश देगा तो सब लोग टीका लगवा के आएंगे उस 100 रुपीज़ का। कोई ना लगवाए, बोल दे लगवा लिया, क्या प्रूफ है? तो ये वाला सिस्टम है कि कैश ना देके वो बाउचर दे उन्हें, वो बोले कि ये बाउचर्स हैं और सबको मैंने बाय एसएमएस भेज दिया है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की भी, एसएमएस के थ्रू आपके पास चला गया है, आपको ये बस बाउचर आप वैक्सीनेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप जाओगे, वो बाउचर दिखाओगे जहाँ पे आप वैक्सीन लगवा रहे होगे, तो वहाँ पे वो बाउचर उनको दिखाओगे, तो वो एक QR कोड होगा, उसे रीड कर लेंगे, तो जो पैसे जो मालिक ने उनको दिए थे वो उनके खाते में तो ऐसे बाउचर के रूप में थे, वो डायरेक्टली जिसने वो वैक्सीन लगाई उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
बस बीच में आपको वाउचर पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही यूज़ करोगे। अब जब आपके पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए होगा तो आप कहीं और यूज़ भी नहीं कर सकते उसको। तो ऐसा एक वाउचिंग सिस्टम आने वाला है। ये फर्स्ट जो काम है डिजिटलाइजेशन की साइड बढ़ाने का है। इसमें वाउचर दिए जाएंगे विदाउट कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई डिजिटल पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। बाय एसएमएस के थ्रू आपके फ़ोन में आ जाएंगे, ठीक है ना, विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस, कुछ नहीं लगेगा इसमें। बस एक मैसेज आएगा, वो मैसेज जाके आप उनको कोड वोड जो भी होगा उसके अंदर, या फिर कोई क्यूआर कोड होगा, वो वहाँ पे आप बता दोगे, आपको पैसे कट के सीधे उनके अकाउंट में हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है इस सारे सिस्टम को, जो जैसे आप फर्टिलाइज़र्स है, फर्टिलाइज़र गवर्नमेंट अभी क्या करती है, फर्टिलाइज़र को सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइज़र पे किसानों को। तो वो सब्सिडी ये होगी फैक्ट्री जो फर्टिलाइज़र बनाती है, ये हो गए किसान, कैसे किसान, ये होगी गवर्नमेंट। किसान खरीदता है फैक्ट्री वाले से फर्टिलाइज़र, या फिर दुकान वाला बोल दो, होलसेल वाले से खरीदता है फर्टिलाइज़र। तो जैसे 5 किसानों ने इससे ख़रीदा, 5 किसान गए और उन्होंने इससे ख़रीदा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी 5 किसानों की सब्सिडी, ये डाटा गवर्नमेंट को भेजते हैं कि हमसे 5 किसानों ने ख़रीदा, तो गवर्नमेंट 5 किसानों के हिसाब से तो सब्सिडी प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है ना। फैक्ट्री वाले को या होलसेल वाले को करवा दिया, सब्सिडी प्राप्त होगी। अगर ये आदमी, यहाँ से तो 5 किसान ही आए, अगर ये फैक्ट्री या वर्कर जो भी होलसेल वाले हैं ये गलत डाटा भेजें, बोले कि 10 आदमी खरीद के गए पर यहाँ पे तो 5 ही किसान आए खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट तो 10 का डाटा इन्हें प्रोवाइड कराएगी ना, 10 की सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। तो एक तरह से झूठ बोल रहे हैं, फेक डाटा जनरेट कर रहे हैं, 10 आदमी दिखा रहे हैं इनके जो खरीद के लेके गए। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, इनको बीच में से हटाया जाए, इनको बीच में से निकाला जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि हम किसानों को डायरेक्ट ई वाउचर प्रोवाइड करेंगे, जो ई-रुपए के रूप में आएंगे, उसके मोबाइल में या उसके मोबाइल से लिंक जो चीज़ होंगी उसके पास पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। जब वो किसान जाएगा खाद लेने को सब्सिडी मिलने के लिए, तो वो अपने वाउचर का नंबर बताएगा, तो वो उसे सामान देगा और डायरेक्टली से, अब ये मान लो 5 में से 5 किसान गए, तो 5 ने अपना नंबर बताया, तो ऑटोमेटिक जो सब्सिडी थी गवर्नमेंट इसके अकाउंट में आ गई, फैक्ट्री वालों के अकाउंट में आ गई, या फिर जो होलसेलर वाला उसके अकाउंट में आ गई। आई तो 5 की ना, 5 ही गए तो 5 ही की आई। अभी गवर्नमेंट को तो अब कोई डाटा पेश नहीं करना है, तो इससे ये जो 10 आदमी का डाटा 5 का फालतू भेज रहा था, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो एक तरीके से पूरा एक इंश्योर किया जा रहा है, ये एक तरह से कैशलेस हो गया सारा सिस्टम, कि पहले गवर्नमेंट पैसा भेजती थी, फैक्ट्री को देती थी, नहीं, अब सीधा किसान को देंगे पैसा, कि जितने किसान खरीदने जाएंगे उतने किसान का ही डिडक्ट होगा, फालतू का कोई जो आपकी करप्शन था वो सारे को ट्रैकल किया जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ ये है कि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस को डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, जो ये एनपीसीआई बहुत चीज़ को डेवलप करता है, यूआईपीआई और जितने गेटवे हैं सब ये एनपीसीआई चलाता है। डिजिटल मैनर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस, विदाउट इन्वॉल्वमेंट एनी इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। डिलीवरी सर्विस देगा, जैसे आपको मतलब जैसे प्रोवाइडिंग ड्रग, जैसे आपको अब इसमें कोई वैक्सीन भी लेनी हो, आपको ड्रग लेनी हो तो वाउचर मिल जाएगा, गवर्नमेंट दे देगी। कोई आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी हो, मदर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है। मदर चाइल्ड कैसे गवर्नमेंट 6,000 रुपये देती है मातृवंदना योजना में, तो कैश देती है। वो किसके थ्रू जाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू जाते हैं, आपके पास जाते हैं ना, तो कैश देती है आपको, आपके खाते में आ जाता है डीबीटी अकाउंट से। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको वाउचर देगी, तो कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है उस कैश का आप क्या उपयोग करोगे, अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए उसका उपयोग करोगे। अपने बच्चे का माँ अपना वैक्सीनेशन लगवाएगी और उससे चेकअप कराएगी जो अपना, कि दोनों ठीक है, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना है, नेट न्यूट्रलिटी डेथ ना हो या माँ की डेथ ना हो। तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए, और वो माँ ने वो पैसे को कहाँ खर्च किया, उसने मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया उस पैसे का, अब उसने लगवाया नहीं, आगे दिन को उसकी प्रॉब्लम होती है, फिर गवर्नमेंट बाद में फेस करना पड़ता है, फिर बाद में प्रॉब्लम देखी जाती है, फिर गवर्नमेंट उसका बर्डन सहती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको वाउचर देगी, ये पकड़ो वाउचर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। वैक्सीनेशन लगवाओगे तब वाउचर, आपको ये लगवाओगे तो वाउचर, आप वहाँ पे जाके अपना टेस्ट कराओगे तो वाउचर। अब इस पैसे का मोबाइल है आप नहीं खरीद सकते, अब इस पैसे की जो हेल्थ के लिए पैसा दिया है वो हेल्थ में ही यूज़ करोगे। तो इस टाइप से पूरा एक वाउचर सिस्टम दिया जाएगा, जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं आपको वाउचर मिलते हैं, उसको यूज़ कर पाओगे। और ये प्री पेड नेचर होंगे, कि पहले से जैसे आप रिचार्ज करते थे ना, पहले खरीद के लाते थे कूपन, उसे स्क्रैच करते थे और रिचार्ज करते थे, उसी टाइप का होगा पूरा ये, कि आपको 6,000 रुपये एक वाउचर के रूप में दे दिए जाएंगे, या 2-2 हज़ार के दे दिए जाएंगे, वो डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, उसे बाद में जाके आप डिफरेंट टाइम पे उसे लगवा सकते हैं। कि ये डिफरेंट है वर्चुअल करेंसी से। वर्चुअल करेंसी तो है ही नहीं है, करेंसी के तो है ही नहीं, एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, करेंसी नहीं है। इंश्योर क्या, इसे जो बेनिफिशियरी जो आइडेंटिटी है वो बढ़ेगी चीज़ों में,
जो नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन द यूनिफाइड पेमेंट का प्लेटफॉर्म यूज़ करके कोलोब्रेशन करेगी और भी डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि हेल्थ को अच्छा करना है तो हेल्थ की जितनी सारी स्कीम्स है ना वो इसमें ही चलाया जाएगा। जैसे आयुष्मान स्कीम है, 5 लाख मिलते हैं। अब हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, वही फेक बिल भेज देते हैं ऊपर, उनको तो कार्ड चाहिए ना बस, चाहे आप लो या मत लो, कार्ड उन्हें दिखा दो तो ऊपर वो बिल भेज देते हैं कि फेक जनरेट करके, मरीज भी नहीं होता आयुष्मान का पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट से। तो वो अब बाउचर आपके पास होंगे, जो आदमी को ज़रूरत होगी वही बाउचर देगा उन्हें, तभी पैसा आएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें उसके अंदर है। तो इंश्योर हो जाएगा कि आपकी एंटिटी हो। अब आप सोचोगे कि अब आयुष्मान कार्ड देते हैं तो बाउचर देंगे, क्यों देंगे बाउचर? किसी लोगों को पता नहीं होता है कितने उसके वो 5 लाख यूज़ भी कर लिए किसी हॉस्पिटल है या नहीं किए, उसे पता भी नहीं होता है। अब बाउचर तो उसके पास में होगा ना, उसे सब पता होगा अपना, उसे करवाना है, ठीक है, नहीं करवाना उसके बात है। मोबाइल नंबर से आपके बाउचर एलोकेटेड होंगे बाय द बैंक, तो मोबाइल नंबर होगा वो आपका एक तरह से उसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि यूज़ कर पाएगी, लीक हो जाएगा। वो जो डिलीवरी जो वेलफेयर स्कीम होती थी गलत जगह यूज़ होती थी, अब इंश्योर हो जाएगा कि एक ही जगह यूज़ होगी। आयुष्मान भारत जो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इन सब चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर भी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फंड देता है, पैसे देता है, उसको भी यूज़ कर पाएंगे। सिग्निफिकेंट क्या है कि सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है लाने वाला है, आरबीआई सोच रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई जाए। तो एक ये फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल स्टेप है डिजिटलाइज की तरफ जाने का। ये है फ्यूचर ऑफ द डिजिटल करेंसी इंडिया में क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 रीज़न बताए वाई डिजिटल करेंसी आर एक्सपेक्टेड टू वेल इन इंडिया। एक तो इंक्रीज हो जाएगा पेनिट्रेशन डिजिटल का, और फिर हाई करेंसी जीडीपी रेशियो हमारा बढ़ जाएगा, फिर कैश जो हमारा जीडीपी रेशियो है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, फिर स्प्रेड हो जाएगा वर्चुअल करेंसी का, और फिर वेल एक्ट हो जाएंगे हमारे कुजीन में। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मतलब एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा अगर डिजिटल करेंसी आती है। तो एक फर्स्ट स्टेप बोला जा रहा है, इवन पैसे ना देकर बाउचर सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई है। दूसरी आती है हैकिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, एक आर्टिकल है। हैकिंग कुछ नहीं है, ये सारा वही चल रहा है जो आपका वो स्पाई जो किया गया था आपका पूरा, कि जो नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट एंड सिविल लाइबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। किस वजह से? पेगासस जो आया था पूरा वो वायरस नहीं सॉरी स्पाई किया गया था, पूरी डेमोक्रेसी का इशू है, लोगों के फ़ोन हैक किए गए उसमें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। कौन ले रहा है उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो ह्यूमन राइट और सिविल जो लाइबिलिटीज़ का वायलेशन हुआ है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज़ की? तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंस अब सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है कि 1999 में पब्लिक कमेटी जो अगेंस्ट द टॉर्चर इन इसराइल हैज़ शेकिंग द वेटिंग द, मतलब शाह साहब मतलब पहले भी कर चुका है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ चल रही है तो ये हार्मिंग कर रही है डिग्निटी ऑफ लाइबिलिटी को इंसान की, क्योंकि खुद तो आप कर ही रहे हो स्पाई, उसके बाद विदेश के लोग हमारे स्पाई कर रहे हैं, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी ब्रीचिंग कर रहा है, एथिक मॉरलिटी को हमारे डाउन कर रहा है, डेमोक्रेसी को कहीं ना डिग्रेड कर रहा है चीज़ों को, कि लोगों को स्पाई किया जा रहा है। तो इसको जवाबदेही सरकार की बनती है, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू इसमें आता है। फिर एनएसओ जो ग्रुप ही है वो इसराइल का, जो फाइटिंग टेररिज्म डेमोक्रेसी कैन बी अंडरमाइनिंग किया गया है। तो ये सारी बात इन्होंने इसलिए किया है कि डेमोक्रेसी इज़ ए हैकिंग, इन्होंने सारी बात उसी की है कि देयर इज़ ए क्लियर एविडेंस, कि ठीक है एविडेंस है क्लियर हर चीज़ के, पुअर गवर्नेंस है कि फेल होगी हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसे तरह के स्पाई रोकने में। कहाँ हमारी रॉ गई थी? IT डिपार्टमेंट कहाँ था? पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी लेके आए तो वो कहाँ गई? आर्टिकल 51 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया को मतलब कि फोस्टर देता है रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड द ट्रीटी ऑब्लिगेशन के लिए, प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन राइट जो एक्ट है 1993 फॉलो आउट द कमिटमेंट है। तो ये सारे एक्ट कहाँ गए? ये सारी चीज़ें कहाँ गई? फिर ह्यूमन राइट कमीशन 2014 में बोला था, ऑब्जर्व किया था डिजिटल कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे बयान दिए थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन को अच्छी जगह यूज़ ये करना चाहिए। तो ये जो सर्विलांस सिस्टम है जो चल रहा है आज की तारीख में, इसको कौन हैंडल करेगा? तो सारी बात इन्होंने इसके ऊपर यही की है। एक बार आप पढ़ लेना, कई बार पढ़ चुके हैं तो ये रट ही गया होगा। दूसरी आती है आपको किस चीज़ से आती है? हेडलाइन नंबर। मतलब क्या है? आप गवर्नमेंट ने एक लेबर डाटा आया, उसमें क्या बताया है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है। तो ये जो पूरा आर्टिकल बहस करेगा, ये बात करेगा कि कैसे कम कर दिया आपने, यहाँ पूरी लोगों की जॉब जा रही है और आपका डाटा बिल्कुल कम आ रहा है, आप कैसे काउंट कर रहे हो? तो इन्होंने काउंटिंग पे सवाल उठाए हैं सरकार की कि आपने जो डाटा दिया है, जो आपका डाटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आपका आया है 2019 से 20 तक कंडक्ट कराया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि हमारा जो चीज़ें हैं, जो हमारा डाटा है कहीं ना कहीं जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है
4.8 डिक्लाइन हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू 4.8 हो गया है। मतलब कि ये तो आश्चर्यचकित की बात, आपकी जीडीपी गिर रही है, डिस्ट्रेस देखा जा रहा है, डाउनग्रेडिंग देखी जा रही है जीडीपी में, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है, पर आपका डाटा अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे कम हो रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को एम्प्लॉय मिल रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है, तो आपने कैसे काउंट किया, कौन सी चीज़ लेके आए? ये बताते हैं। दो तरीके होते हैं काउंट करने के, होता है यूनिवर्सल स्टेटस कि साल में लोगों को कितने महीने मतलब मैक्सिमम नौकरी मिली उसके हिसाब से, और एक होता है वीकली स्टेटस, उसमें देखा जाता है कि लास्ट 7 वीक में आपने कितनी अच्छी एक्टिविटी में परफॉर्म किया, आपको नौकरी मिली। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो यूनिवर्सल स्टेटस पे निकाला गया कि 2017-18 में 6.1 था, 2019-20 में वो 4.8 हो गया था। तो आपने पूरे साल, हाँ भाई बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, पूरे साल में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा बहुत काम मिला होगा, बिल्कुल किया होगा। अगर आप इस चीज़ को वीकली निकालते, अगर आप इस चीज़ को वीकली नहीं बोल रहे हैं कि अगर आप इसे क्वार्टरली या वीकली इस चीज़ को निकालते, तो कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ता कि हमारी इकनॉमी में ना चीज़ें वो घटी हैं। अगर इसे वीकली वाला निकालते तो इंक्रीज़ देखा जाता 34 से 38% ड्यूरिंग, तो आपको देखा जाता वीकली वाले बेस पे निकालते हैं आप स्टेटस पे। तो यही बोल रहे हैं कि आप सरकार जो खेलती है ना डाटा के साथ, इधर उधर करके एक फिगर घुमा के, ये सारी चीज़। फिर आपने क्या किया है, जो ऐसी सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन थे उनको भी ऐड कर लिया, उनको भी अकाउंट कर लिया, वर्किंग काउंट कर लिया। भाई कोई अपना काम घर का कर रहा है, किसी ने दुकान खोली अपनी फैमिली को लगाया, कोई खेती कर रहा है अपनी सारी फैमिली को लगाया हुआ है, कोई महिला अपने घर का काम कर रही है उसको भी आपने ऐड कर लिया। तो ये सारी चीज़ है कि एग्रीकल्चर वाली लेबर को, इन सबको आपने काउंट कर लिया। तो ऐसा ना करो, ये सब चीज़ें हैं, इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का। अगर आप चेक करोगे जो करंटली जो वीकली स्टेटस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं घटा नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। उस चीज़ पे ध्यान दी तो आपको खुद पता है, पर सरकार ऐसे खेलती रहती है। प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं हमारा घटा, तो बहुत सारी चीज़ है। तो इन्होंने 2 चीज़ में बताई हैं जो मैंने आपको बताई है नीचे, कि इन्होंने वीकली पे काउंट नहीं किया, इन्होंने पूरे ईयरली पे यूनिवर्सल काउंट किया ये। फिर इन्होंने जो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन होते हैं उनको भी काउंट कर लिया है, और जो घर में मतलब महिला होती है उनको भी काउंट कर लिया है, फार्मिंग में जो होता है उनको भी काउंट कर लिया। तो फिर तो घटेगा ही घटेगा, सबको काउंट करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पीरियोडिक लेबर जो 4th सर्वे है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड सर्वे लॉन्च हुआ था। इसे एनएसओ कराता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कराता है 2017 में। कॉन्स्टिट्यूट बेस्ड किसकी रिकमेंडेशन थी, वो थी आपका अमिताभ कुंदू की, इन्होंने बोला था। और इसमें 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके अंदर। ये एस्टिमेट करता है कि की एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर को काउंट करता है कि कैसे कैसे, जैसे करंटली वीक स्टेटस होता है इसमें, एक यूनिवर्सल स्टेटस होता है कि साल में। तो जो आपके स्टेटस होते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कितना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, शॉर्ट टर्म इंटरवल में 3 मंथ फॉर द अर्बन एरिया ओनली इन द करंटली वीक स्टेटस। तो ये देखता है अर्बन का, एस्टिमेट करता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोनों का, अर्बन लोकल का भी देखता है, एक अर्बन का स्पेशली निकालता है, एक अर्बन और रूरल का निकालता है एक साथ मिलके। तो यही है एनएसएसओ, प्रीवियस नेम इसका क्या था, एनएसओ था, ब्रिंग द डाटा, मतलब ये सब चीज़ करता है और ये सब चीज़ डाटा वाटा निकालता है। अब आपको देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, कि यू आर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में 2 चीज़ होती हैं। एक तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें बोलते हैं वर्किंग फोर्स, जो लोग नौकरी कर रहे हैं। एक जो लोग होते हैं जो काम को मतलब क्या कर रहे हैं, काम को पाना चाहते हैं, मतलब काम के ढूंढ रहे हैं उसे, ठीक है ना। तो वो होते हैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या उसे बोल दो आप ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें से क्या करना है, यू आर कौन होते हैं कि डिफाइन एज परसेंटेज ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड अमंग द पर्सन ऑफ लेबर फोर्स। जो लोग इस टोटल में अनएम्प्लॉय उनको निकाल देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, लेबर फोर्स कहीं ना कहीं होता है। लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन होता है ये क्या होता है, डिफाइन करता है परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर द वर्क पॉपुलेशन में। वर्किंग पॉपुलेशन जो काम कर रही है, पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। फिर कुछ एक्टिव स्टेटस होते हैं, जानने के लिए कितने दिन नौकरी किया। यूनिवर्सल मैंने आपको बताया कि आपको रेफरेंस देता है कि लास्ट 65 डेज़ में आपने कितना काम किया, उसके ऊपर निकालते हैं। फिर एक करंटली वीक स्टेटस होता है कि एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइन करता है कि रेफरेंस को 7 दिनों में, मतलब आपने लास्ट 1 वीक में कितने दिन आपने काम किया, उसके हिसाब से निकाला जाता है। अब एनएस से जो है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंट्रल स्टैटिक एजेंसी है जो गवर्नमेंट मैंडेटरी है। स्टैटिकल जो सर्विस एक्ट है उसके अंदर इसको मैंडेटरी है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर आती है। ये क्या वही डाटा वाटा, पॉलिसी, प्लानिंग, मॉनिटरिंग चीज़ों को ये करती है और ये सर्वे बेस्ड चीज़ों को निकालती है, सर्वे करा के कलेक्टिंग डाटा करके चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ आती है। दूसरा आता है
आर्टिकल आता है, एजुकेशन वी नीड ए गुड टीचर, फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ एजुकेशन वी नीड ए गुड टीचर। तो ये टीचर को फोकस किया गया है। ये कह रहे हैं ठीक है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हो, क्या आपने टीचरों को भी ध्यान दिया है? आप बच्चों की स्किल डेवलप कैसे करोगे? क्योंकि एक शिक्षक वो किसान है जो दिमाग के ज्ञान का बीज बोता है, जो दिमाग में आपको ज्ञान है ना, उसका बीज एक शिक्षक ही बोता है। तो आप ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए, बहुत अच्छी बात है। 21 सेंचुरी के लोगों को स्किल और फंडामेंटल पढ़ाई चाहिए, वो नहीं किताब के रट्टू तोते बना दिए। तो उसके लिए आपको क्रिएटिव कोलैबोरेशन, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो ये लास्ट में घुमा के बात करके टीचर ट्रेनिंग आपने ऐड किया है क्या? क्योंकि टीचर को भी तो उस मुकाबले का बनना पड़ेगा ना, उनको मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। वो बीएड बहुत अच्छे से कर पाए, क्योंकि बीएड का कोर्स क्या होता है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए एक अच्छी चीज़ों में। तो आपको बीएड के जो प्रोग्राम होते हैं, डाइट वाइट के जो टीचर के प्रोग्राम होते हैं, उनको भी तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। टीचिंग जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छा टीचर का होना चाहिए। तो उस वे में ही वो टीचर बच्चों को पढ़ा पाएगा, अगर वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी देखी जाएंगी। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें। फिर ये लैंग्वेज है, आपने और लैंग्वेज तो ऐड कर ली। फिर ये लैंग्वेज जो है, कन्नड़, तेलुगु, ये सब है, पंजाबी, इन लैंग्वेज में भी बात करेंगे, मतलब इन लैंग्वेज लोकलाइज किया जाएगा, मतलब और भी इन लैंग्वेज को ऐड किया जाए चीज़ों में आगे करने के लिए। लोगों के फीडबैक लेने चाहिए कि कैसे स्किल को बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी को ऐड करना चाहिए, जैसे एड टेक ऐप है जो डिलीवरी सर्विस देते हैं, जो मतलब कि लर्निंग स्टाइल बताते हैं चीज़ों के। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को साथ में जोड़ना चाहिए ऐसे ऐप से, ताकि दोनों की स्किल बढ़ पाए। जो स्कूल है, मतलब ये ब्रिक जो जोड़ता है टीचर को और स्टूडेंट्स को, एक तरह से जोड़ के रखता है चीज़ों को। पेंडेमिक की वजह से टूटा है कहीं ना कहीं, तो सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस करना चाहिए। सोशल मीडिया को फोर्स करना चाहिए स्कूल, जो माइंड जो लेस रेदर देन है आपको कंप्लीटेटिंग इंगेजमेंट, मतलब मीनिंगफुली, मतलब सोशल मीडिया को एक मीनिंगफुली यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेप बता रहे हैं कुछ कि पेंडेमिक की से जो प्रॉब्लम आई है सोसाइटी के सामने, स्कूल चिल्ड्रन लॉस और द पर्सनल कॉन्टेक्ट को दिए हैं। सोशल ग्रुप पेरेंट्स, मतलब उनके सामने, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन। तो एक तरह से देखो, कोविड का एक फ़ायदा भी हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ नुकसान भी हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से करोगे, आप टीचर के साथ साथ, अगर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आप स्किलफुल एजुकेशन प्रूफ कर पाओगे, दे पाओगे। जो डिजिटल टूल है उनको भी कहीं ना कहीं आपको वे में यूज़ करना है चीज़ों में। एजुकेटर विल हैव टू फाइंड द वे अपग्रेड देयर। तो एजुकेटर को भी ये चीज़ सोचनी है, उनको भी कैसे अपग्रेड करके चलना है चीज़ों के साथ, तो उस चीज़ को ऐड किया जाए। लास्ट जो एडिटोरियल आएगा वो आएगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वेलफेयर इशू। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, ये 50-50 पर रखा है, मैंने ऐड किया है क्योंकि मैंने डायरेक्टली इससे पढ़ा है। तो 50-50 पर रखा है, ये आप खुद जाके पढ़ लेना कि क्यों जो ये कुछ ऐसे इशू थे जो क्रिमिनलाइज किए गए, वेलफेयर इशू, जैसे आपका ट्रिपल तलाक हुआ, करना था महिला को कहीं ना कहीं इसमें नीचे गिराया जा रहा था। ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप खुद पढ़ोगे ना, आपको खुद ब्रेन बूस्टिंग करनी है। मैं एक्सरसाइज है ये ब्रेन की, जैसे जिम जाते हो, डंबल मारते हो तो फिर मसल गेन होती हैं। अगर मैं ही आपको सब चीज़ बताया जाऊँगा, मैं आपको जस्ट बताता हूँ बाहर से, फिर आप जाके खुद पढ़ना। तो जैसे कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, मतलब स्कीम नहीं, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स थे या वेलफेयर चीज़ें होती हैं, अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ट्रिपल तलाक था, फिर बाद में उसको क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया। क्यों क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया? क्योंकि वो एक्सपोज कर रहा था महिलाओं को इन सब चीज़ों को, और एक्सप्लॉइट करता था चीज़ों को। तो ये राइट्स थे कि कुछ गलती थी जो वेलफेयर में थे, या मान लो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो कैसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि करने के लिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं, इसको एडिटोरियल को इस वे में आप पढ़ना। ये आपको ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज मैंने दी है, आप खुद पढ़ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने कोशिश बहुत की है समझाने की, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और सॉरी, बीच में मैंने थोड़ा सा मैं रुक गया था, इसलिए शायद 2 पार्ट में वीडियो डालने के लिए बहुत बहुत सॉरी आपके लिए। क्योंकि देखो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मतलब मुझे बहुत पढ़ना होता है अपना। उसके बाद में जब भी समय मिलता है, मैं आपके लिए ज़रूर बनाता हूँ वीडियो, अपने लिए भी बनाता हूँ, अपने लिए पढ़ने के लिए, आपके लिए भी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपका दिन, आशा करता हूँ, अच्छा गया और रात भी अच्छी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।